अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन ब्लॉग्स। वेल, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टाइल ग्रूमिंग और एक सक्सेसफुल बिजनेस जर्नी के बारे में। वेल, इनका जो प्रोफेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि चाहे आप जो भी पोजीशन में हो, चाहे आप जो भी लेवल पर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस टाइकून हो, आपको इनके सामने यूं ही बैठना पड़ता है मुंडी नीचे करके। उसका रीज़न ये उसका रीज़न ये है कि वो कोई और नहीं, वो है हमारे हेयर स्टाइलिस्ट, जिनका खुद का एक सलून है। एक नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे सलून हैं। ही इज़ नन अदर दैन फाउंडर ऑफ किंग सलून, मिस्टर शाबान। शाबान भाई, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वेल, बहुत मुश्किल से भाई का टाइम मिला निकालने के लिए, वरना वो कंटिन्यू कुछ 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 रेडी रहते। टाइम नहीं रहता इन लोगों के पास। सो लेट्स स्टार्ट अवर पॉडकास्ट। देखिए, पॉडकास्ट का जो मतलब होता है ना शाबान भाई, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक बेसिक टॉक होता है, कैजुअल टॉक होता है, ठीक है। इट इज नॉट काइंड ऑफ इंटरव्यू। आपको लग रहा है ठीक है इसको जवाब देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। इट्स वेरी सिंपल, राइट। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हर किसी को यूं ही बैठना पड़ता है आपके सामने, सही बात है ना? बिल्कुल। ग्रेट। ओके, तो सबसे पहले बताया आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आप दिल्ली से हो? मैं यूपी बिजनौर से हूँ, बट पैदाइश और यहाँ पे ही सब कुछ हुआ है। स्कूल कॉलेज मेरा दिल्ली में हुआ है, बाकी सब तो यहीं पे स्कूल वगैरह सब यहीं हुआ है। ओके। और ठीक है, मैं एक प्रोफेशन से डांसर भी हूँ और रील्स वगैरह भी थोड़ी बहुत बना रहा हूँ। अभी कंटेंट क्रिएटर भी बनने की कोशिश चालू है, ब्लॉगिंग भी चालू है थोड़ी सी। तो ठीक है, जो चीज़ें चालू है अपनी, इंशाल्लाह बढ़ेंगे आगे तो फिर तुमको देखने मिलेगी वो सब चीज़ें भी। चलो, ग्रेट। ओके, किंग्स सलून की स्थापना कब हुई? कौन से ईयर में आपने ये स्टार्टअप लिया? 2018 में अपनी फर्स्ट सैलून की स्टार्टिंग हुई। बहुत छोटा सैलून था, मतलब लगभग 150 से 200 स्क्वायर फीट का। ओके। बहुत छोटा सा सेटअप था और मैंने उसको बहुत दिलो जान से बनाया था और बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीके से बनाया था कि दूर से अगर कोई देखे या अंदर भी आए तो फंबल हो जाता था कि यार कितना लंबा सैलून है। क्योंकि मैंने क्या किया था, पीछे उसके मिरर मार दिया था और आगे भी वो ट्रांसपेरेंट मिरर ऐसा मारा था जिससे रिफ्लेक्शन होता था। ओ वाह। तो उसकी वजह से, और बीच में पूरा मिरर खड़े कर दिए थे। पहला सेटअप था पूरे मुंब्रा में, या मैंने अभी तक कोई ऐसा सेटअप देखा नहीं था कि बीच में, शॉप के बीच में मिरर लगा है। अच्छा। तो रिफ्लेक्शन ऐसा था जैसे कोई सैलून खोलता है, अरे भाई वो आगे जा रहा हूँ, शीशे में टकरा गया है। तो ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से बनाया था और बहुत अच्छा ग्रो मिला मेरे को। और भी है सलून वहाँ पे? हाँ, अभी भी चालू है मेरे हाँ, पास। पर ये तालाब वाली के सामने, शिमला पार्क के सामने। ओके। और आपने इसका कोई कोर्स वगैरह किया? हाँ, कोर्स मैंने दिल्ली में किया है इसका। हेयर स्टाइलिस्ट? यस। अच्छा, ये हजाम और सलून में फ़र्क क्या, मतलब एक हजाम होता है और एक सलून हाँ, होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है? हजाम और हेयर स्टाइलिश, ठीक है। हजाम और सैलून नहीं, हजाम और एंड हेयर स्टाइलिश। हाँ। हजाम सिर्फ हेयर कट करता है, उसको नहीं पता है तुम्हारे फेस पे क्या सूट होना है या क्या अच्छा लगने वाला है। वो सीधा बैठेगा कि भाई छोटे करने बड़े करने, और दब 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 काट देना है इसको। बड़े कैसे इसको करेंगे? कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बड़े कैसे? छोटे रखने हैं या बड़े रखने हैं? अच्छा, मीन्स ओके। तो वो छोटे बड़े रखने के हिसाब से कट करता है। हाँ। और उसको नहीं मतलब तुम्हारे फेस पे क्या सूट होता है। हाँ। याद है आपको, एक पेटी वाले घूमते थे पहले? हाँ। तो उसमें कोई मिरर लेके नहीं घूमता था। नहीं, छोटा सा क्योंकि- मिरर उनके हाथ में था, नहीं, वो टोपी छोटा सा था बिल्कुल, वो हाँ। साइड वाला दिखाने वाला। हाँ। तो उनको कोई मतलब ही नहीं था उसके फेस पे क्या दिखे या क्या वो कुछ होए। तो बस उसको काटना था और उसको ख़त्म, कहानी। जो दिख रहा है दिख रहा है। हम लोग स्कूल टाइम में थे ना, तो वो हाथ में पेटी लेके जो घूमते थे, वो मतलब सब बच्चों को ऐसे काटे कि सब बच्चे सेम दिखते थे। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना। तो छोटे करके। उनको कुछ फायदा, कुछ मतलब ही नहीं था तुम्हारा इनफैक्ट कैसे दिख हम रहा लोग है। मम्मी डैडी कंफ्यूज हो जाते कि मेरा वाला कौन सा है, इतने सिमिलर काटे थे। तो दैट इज कॉल्ड हजाम, राइट? हाँ, बिल्कुल। ओके। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन के, अभी कितनी ब्रांचेस है? अभी ये अपनी 4 ब्रांचेस है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। और 4 ब्रांचेस पूरे मुंब्रा में ही है? नहीं, 3 ब्रांचेस मुंब्रा में है और एक तलोजा में है। वाह। और ये 4 ब्रांचेस को मेंटेन आप खुद ही करते हो, मैनेज करते हो? मैं मैनेजमेंट तो मैं एक ही सैलून को कर रहा हूँ। बाकी तो मेरे जब जो स्टाफ है जो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, तो उन लोगों को मैंने पूरा हैंड ओवर दे दिया है, पार्टनरशिप ले लिया है। जितना जो पुराना हो जाता है, मान लो सक्सेसफुल बंदा है, अगर उसमें वो क्वालिटी है तो मैं उसको सैलून खोल के दे देता हूँ, और भाई तू चला, तू पार्टनरशिप ले ले और आगे बढ़ा सैलून। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। ये नाम कहाँ से आया कि किंग्स ही नाम रखना है? कुछ और भी नाम रख सकते थे? किंग्स नाम इसलिए आया ये, क्योंकि मैं एक टाइम बताया ना प्रोफेशनली डांसर भी था, अच्छा। डांसिंग करता था। तो मेरे को किंग्स यूनाइटेड बहुत पसंद थी टीम। Kings हिप हॉप United। में गोल्ड लेके आई है इंडिया में। अच्छा। पहली टीम वही थी। ओके। तो मेरे को किंग्स यूनाइटेड बहुत अच्छी टीम लगी थी, तो मेरे को उसका नाम बहुत पसंद था, तो मैंने किंग्स
प्रोफेशनल मीन्स एक सैलून कर दिया। ग्रेट, मुझे लगा शाहरुख खान से इंस्पायर होकर डाला। नहीं, आप फैन है, मैं फैन हूँ, बट मैं इंस्पायर वहाँ से हुआ था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो वेल। एक मीथ है या फैक्ट है, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए कि लड़कियों का बारे में ऐसा सोचना है, अक्सर लड़कियों ने मुझे बोला है कि लड़के जो हेयर स्टाइलिस्ट अगर लड़कियों के बाल काटते हैं तो उनके बाल जल्दी वापस ग्रोथ होते हैं, ये मीथ है या फैक्ट है? मीत है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि हेयर कट जेंट्स करेगा तो जल्दी बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं है। सीजर से ही कट करना है उसको, हाथ वही लगने वाले हैं, लेडीज़ कटे या जेंट्स काटे, ग्रोथ उनकी जैसी बढ़ती है वैसी बढ़ेगी। ये खाली एक मीथ है ना? मीत है, जैसे सुन कि लो। जैसे मान लो कि काला धागा पहन लिया और काला टीका लगा लिया तो नज़र नहीं लगेगी, पॉसिबल ही नहीं है। चलो सही है। तो ये एक मिथ था जो अक्सरियत हमारी माँ बहनों के बारे में, नहीं लड़के बाल कटेंगे तो बाल बढ़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट के आगे का क्या प्लान है आपका, कि और किंग सैलून को हम लोग आने वाले वक्त में क्या देखने वाले हैं? कैसा है कि अभी मेरा भाई मेरे पीछे पड़ा है, चांद मेरे साथ में है, बड़ा भाई है मेरा, तो वो पीछे पड़ा रहता है सैलून खोलो सैलून खोलो सैलून खोलो, बट मेरे को नहीं खोलना है सैलून। मेरा माइंडसेट ये है कि मेरे भले से 4 सैलून है, तो वो 4 सैलून को 40 की बराबर पहले खड़ा करना है, उसके बाद 5वां खोलना है। वाओ ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये पूछनी थी मुझे कि मैंने सुना है कि आप कहीं पे मिस्टर इंडिया के लिए भी नॉमिनेशंस के लिए डाल देंगे। हाँ, नेक्स्ट वीक ही मेरा शो है अभी उसका। मिस्टर इंडिया मिस्टर का? इंडिया फाइनलिस्ट हूँ मैं। वाओ, महाराष्ट्र में सिर्फ 15 जन है, महाराष्ट्र नहीं सॉरी, पूरे इंडिया में 15 जन है, महाराष्ट्र से सिर्फ 5 जन है। ओके। तो नेक्स्ट वीक है मेरा शो, देखना ज़रूर, इंस्टा पे डालूंगा। इंशाल्लाह। एंड उसका ही ब्लॉग आएगा। ओके, आजकल ग्रूमिंग इंडस्ट्री काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही है, किंग सैलून का क्या अप्रोच है न्यू ट्रेंड्स के साथ? किंग सैलून ऑलरेडी सब स्टाइलिंग के साथ चलती है, मीन्स जो न्यू ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल होता है वो तो हम लोग ट्रेंड पे लाते ही है, बट जो न्यू स्टाइलिंग और आता है तो हम लोग की रील्स वगैरह बहुत वायरल होती है, उससे भी बहुत प्रमोट होता है हम लोग का हेयर स्टाइल। वाओ ग्रेट। ओके, अभी हर जगह पे बहुत सारे सैलून होते हैं, सब बोलते हैं मेरा अच्छा है मेरा अच्छा है, नो डाउट। आपको क्या लगता है किंग सैलून की एक यूएसपी क्या है? किंग खुद यूएसपी है भाई, क्योंकि एक सैलून, छोटे से सैलून से 4 सैलून पे आना आसान बात तो है नहीं। मैं बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ, मैंने एक टाइम का खाना सिर्फ एक बड़ा पाव से खाया भाई। एक दिन देखे मैंने कि भाई दोपहर का खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैंने बोरबोन के बिस्कुट से खाना खाया है। तो वो सब दिन मैंने देख के आया हूँ, तो सोचो कि मैं यहाँ से 4 सैलून तक आया हूँ तो कुछ तो यूएसपी हो गया, और मेरे अंदर वो जज्बा है कि मैं उस यूएसपी को क्रिएट करके चल रहा हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, और आपको लगता है कि जो नेगेटिव रिव्यू आता है आपके बारे में, मैंने थोड़ा सा स्टडी भी किया था उसके बारे में, क्यों आता है? देखो ऐसा है, आज के टाइम में सबका वो प्रॉब्लम है कि अगर उसका 10 बार आपने 10 उसका अच्छा किया है और एक बुरा कर दिया, तो उसको बुरे को गिनेगा, वो 10 को अच्छा नहीं गिनेगा। आपने देखा है ना कि यार आपने अपने किसी बंदे को साथ में रखा है, अपने उसको खिला रहे हो पिला रहे हो घुमा रहे हो सब कुछ कर रहे हो, और आपने उसको एक टाइम पे बोल दिया भाई थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, तो बोलेगा भाई ये इतना बुरा बंदा है। तो वही इंडस्ट्री का सबका यही है कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है उसमें इंसान पॉजिटिव कोई नहीं देता रिव्यू, बट निगेटिव देने के लिए सब तैयार रहता है। अच्छा, इसमें एक मीटर फैक्ट ये भी आता है कि आप कितना अच्छा काम कर लो, कोई टाइम निकाल के आपको पॉजिटिव रिव्यू नहीं देता है, नहीं। लेकिन थोड़ी सी गलती होगी तो नेगेटिव के लिए बाय करता बंदा टाइम निकाल के जाएगा घर पे आके आराम से तो रिप्लाई ये मीथ है देगा। या फैक्ट है? नहीं, ये मीथ है, बिल्कुल रियल है, Fact है। फैक्ट है, सॉरी। ओके, समझ गया। ओके, कौन सी सर्विसेज आपके सैलून में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब किंग्स में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है? भाई सभी है, मेरे को तो ऐसा लगता नहीं कुछ ऐसा नहीं है। अरे होगी ना कोई तो भी, पर्टिकुलर लाइक हेयर कलर हो गया, फेशियल हो गया, बहुत सारी सी चीज़ें। एक चीज़ जो भाई ये चीज़ के लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं न्यू हेयर स्टाइल के लिए या शेविंग के लिए या क्या? मैंने ज़्यादा नोटिस किया है तो लोग बाग मेरे को हेयर स्टाइलिस्ट के ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं कि भाई उसके पास जाओ उतना लुक चेंज करेगा। ओके, अगर किसी का जो ऊपर नीचे है लुक और वो बहुत दिन से कटा रहा है तो उसको लोग बाग खुद माउथ मार्केटिंग करते हैं कि यार शाबान के पास जाओ उससे ही कटाना। वही हेयर कट करेगा, वही हेयर स्टाइल चेंज करेगा तेरा। ओके। किंग सैलून में इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं बड़े बड़े हाँ हेयर स्टाइलिस्ट के लिए, हाँ बिल्कुल है ना? इब्राहिम सोल है, सुहेल है, और फिर उसके अलावा राहिल है, और उसके अलावा हम लोग रफ्तार सर के हेयर ड्रेसर है पर्सनल। रफ्तार सर वो रैपर? रैपर, यस। रफ्तार सर है, कृष्णा सर है, फिर किंग सर है, अरे बाप रे,
फिर सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट? हाँ, सेलिब्रिटी हम लोग का ऐसा है कि मतलब मुंब्रा में देखो, आपको पता है कि यहाँ तो नहीं आ पाएंगे, बट हमारा इतना अच्छा वर्क है और इतना अच्छा नेटवर्क हो चुका है कि उन लोगों को हमको ही बुलाना है। सोचो अंधेरी में कितने सारे सलोन हैं, गोरेगांव में कितने सारे सलोन हैं, मगर हमको बुलाना है, तो हमारे तो यूएसपी है ना। ये कुछ अलग था। हाँ। ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, ये बाल के कलर का आजकल कुछ ज़्यादा ट्रेंड है, कोई पीले कोई काले कोई लाल, पता नहीं कौन से कलर निकले। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? मैंने तो नए नए लड़के लोगों को देखा होगा तो ब्लू ब्लू बाल करके घूमते, कहते अजीब ही लगते हैं। नहीं बट नहीं ठीक नहीं, है, ऐसा नहीं है। ब्लू ब्लू बाल मतलब सबका अलग अलग टेस्ट है हाँ। कि यार किसी को फॉर्मल पसंद है, किसी को कैजुअल पसंद है, तो जिसको जिसकी जो इंडस्ट्री है, मान लो लेकिन उससे इम्पैक्ट नहीं आता है बॉडी पे, मतलब क्योंकि वो तो केमिकल है ना उसके अंदर। हेयर पे इम्पैक्ट मीन्स हम लोग बहुत कम केमिकल यूज़ करते हैं। रफ सबके हेयर होता है, बट हमारा प्रिकॉशन ये होता है कि कम से कम डैमेज हो। डैमेज सबके होने हैं। हाँ, आजकल ये बाल वाइट इतने फास्ट क्यों होते हैं? मतलब हम अगर 90s की मैं बात करूँ कि बड़ा भाई मेरा वहाँ से बिलोंग करता, तो मैं हमारे नज़दीक जो बाल वाइट होने का जो सिलसिला शुरू तो 55-60 से होता था, हाँ। अभी तो 30-35 से शुरू हो गया। क्या रीज़न होता है? एक्चुअली पहले कोई भी स्ट्रेस नहीं लेता था, पहले फिर फ्री माइंड होता था ना, इतना बिजनेस करने की टेंशन होती थी, सिर्फ खाओ पियो और जितना कमाना है कमा लिया, खलास। आज के टाइम में सब के सब पीछे भागे हैं पैसे के, और टेंशन ले रखा है कि भाई मेरे को बिजनेस बढ़ाना है, पैसा कमाना है, और स्ट्रेस से ये होता है हेयर ग्रे हो जाते हैं। अच्छा। तो वो स्ट्रेस से हो जाता है, नस्लियत से हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें। फिर हम लोग का खाना पीना भी सही नहीं है एक्चुअली आज के टाइम में, सब केमिकल वाइज खा रहे हैं हम लोग। समझ गया। आपको लगता है बाल में कलर करना सही रहेगा? काले वाले बाल करते हैं देखो, कलर से कुछ वो जो लाल पीले बोल रहे हो उससे डैमेज होता है, बाकी अगर नॉर्मल आप कोई सा भी कलर करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल हेयर रहेंगे, कुछ भी डैमेज नहीं होगा उससे। बाल को कलर कितने दिन में करना चाहिए? अगर किसी एक बंदा वाइट तो वाइट ज़्यादा दिख रहे हैं और वो काले करता है, ठीक है ना, तो वो काले करने में कितना गैप होना चाहिए? मीन्स देखो, हेयर कलर आपने कर लिया तो नेक्स्ट हेयर कट पे ही हेयर कलर होगा, उससे पहले हेयर कलर नहीं कर सकते। मीन्स कर सकते हो, ऐसे गिरे दिखेंगे नहीं आपके, तो क्या फ़ायदा करके, है ना? नेक्स्ट हेयर कट आपने करा है, न्यू ग्रोथ जो वाइट आएगी उसको फिर कवर अप, ग्रेट। यानी 20 दिन में आप हेयर कट करते हो तो 20 दिन में कलर करना पड़ेगा आपको। ओके, क्या आप मानते हो किंग सैलून मुंब्रा का सबसे महंगा सैलून है? ऑब्वियसली सबसे महंगा सैलून है, महंगा बोल सकते हो, सर्विस में भी बहुत महंगा है। मीन्स अच्छी सर्विस देते हैं हम लोग, और प्रीमियम सैलून है हमारा मुंबई का सबसे बड़ा। ओके, हाइजीन के बारे में क्या बोलोगे? हाइजीनिक, प्रॉपर हाइजीनिक रखते हैं हम लोग, उसके लिए पर्टिकुलर 2 बंदे रखे हुए हम लोगों ने कि हाँ भाई हेयर कट हुआ और सीधा क्लीन। ग्रेट। आपका फेवरेट हेयर स्टाइलिस्ट कौन है? आलिम हकीम या जावेद हबीब? मेरे इनमें से कोई भी नहीं है। मेरा हेयर स्टाइल्स अगर मैं पसंद करता हूँ तो मोइनीर को करता हूँ, वो आउट ऑफ इंडिया है। कौन है? मोइनीर। मोइनीर। यस, अच्छा। मोइनीर इज़ बेस्ट हेयर ड्रेसर, और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम है मोइनीर। मोइनीर। यस, उसके ब्रांचेज नहीं है, उसकी सिटी में ब्रांचेज है, मतलब सिटी नहीं सॉरी कंट्रीज़ में, दुबई, कतार, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, लंदन। अच्छा। खुद का उसका बड़ा नाम है, आज तक कोई इतने बड़े नाम पे नहीं गया। हेयर केयर और स्किन केयर के लिए के फील्ड में आप लोग किस तरह से क्वालिटी मेंटेन करते हैं? मतलब किंग सैलून कैसे मेंटेन करता है? वो क्लाइंट मेंटेन करता है, हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको परमानेंट हेयर के लिए हेयर वॉश करना पड़ेगा, शैम्पू वॉश करना पड़ेगा, कंडीशनिंग मेंटेन करने के लिए। मेंटेन करने के लिए अच्छे से अच्छा शैम्पू, मीन्स नाम ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बट आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बट करना है। ओके, अब हमें बीच में उड़ते उड़ते एक चीज़ भी समझ में आई थी, सुनने में आई थी कि आपका पहला ब्रांच इंटरनेशनल लेवल पे भी ओपन करने वाले हो, इंडिया के बाहर। सच है झूठ है? चल रहा है प्रोसेस, वो बड़े लेवल पे इंशाल्लाह आएगा, और जल्दी न्यूज़ आएगी उसकी भी। ओके ओके, मतलब कंट्री का नाम नहीं पता? पता नहीं कहाँ हो। वेल, किंग सैलून को लगता है कि उनका कोई कॉम्पिटिटर है? हम खुद के खुद कॉम्पिटिटर है, हमारे हाँ। बाजू में ही सैलून है। चलो ग्रेट। ओके, ये जो हेयर स्टाइलिस्ट बंदे आप लोगों के जो सैलून में आते हैं, तो ये क्या गांव से जो फ्री बंदे रहते हैं आप उनको उठा लेते हो, या आप लोग बाकायदा इंस्टीट्यूट जाके वहाँ से लेकर आते हो? हमारे पास जो बंदे आते हैं वो ऑलरेडी वेटिंग पे रहते हैं। पहली बात तो है कि भाई वैकेंसी है। अच्छा। तो जैसे ही अगर कोई बंदा प्रॉब्लम हो गई या घर पे कुछ इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो अगर गया तो जगह मिल जाएगी, नहीं तो चांस ही नहीं है हमारे सैलून पे जल्दी। तो आप लोग प्रॉपर इंस्टीट्यूट वगैरह मतलब एक मैं दिखे बोल हुए रहा बंदे हूँ हो? ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांचेस में काम कर रहे हैं, उन लोग वेट कर रहे हैं कि भाई कब वैकेंसी मिले मेरे को यहाँ से। ग्रेट ग्रेट। कॉल करते रहते, मैसेज कर, भाई हुई वैकेंसी हुई। अच्छा,
स्किन के बारे में आपको नॉलेज है? स्किन में अच्छी खासी नॉलेज है, मैंने बहुत अच्छा खासा उसमें एक्सपीरियंस लिया है। एक्सपीरियंस लिया, ओके। तो आप अपने को कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोल सकते हो? नहीं नहीं, मैं सिर्फ हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, मैं स्किन पे ज़्यादा नहीं खेलता। हाँ, ग्रेट ग्रेट, नाइस वन। ओके, अब ये जो फेशियल ब्लीच और ये टैन जो करते हैं, जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें करते हैं, इसका एक बेसिक है, और एक बंदा है जो रात नाइट क्रीम लगाता है, जो अभी क्रीम वगैरह लगाते हैं ना, तो इसका इससे क्या कोई ताल्लुक वगैरह है? कुछ है? मतलब एक ने सवाल पूछा था कि भाई मैं ये फेशियल ब्लीच भी करता हूँ और रात में वो क्रीम भी ला के सोता हूँ, तो उससे कुछ बेनिफिट है या इसका नुकसान क्या होगा? नहीं, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं हो, तो उसको मेंटेन करना है ना। आपने पूछा था कि अगर वो अपनी स्किन को मेंटेन करेगा तो कैसे करेगा, तो ये मेंटेनेंस ही है उसका, स्किन का। उसके अगर उसका राज उसको पूछोगे तो वो बताएगा ही नहीं तुमको कि मैं क्या करता हूँ। अच्छा, उसने आपसे पूछ लिया तो पूछ लिया, बाकी तो कोई नहीं बताता मैं रात में क्या लगा रहा हूँ और सुबह में क्या कर रहा हूँ। ओके। ये जो बाल में आजकल डैंड्रफ, आई थिंक तो पहले से डैंड्रफ था, ज़्यादा शुगर में आज तक कभी आया ही नहीं, तो ये क्यों आते हैं डैंड्रफ? क्या रीज़न हो सकता है? डैंड्रफ ठंडी की वजह से आते हैं। और ठंडी? ठंडी, यस, क्लाइमेट चेंज होने से आ जाते हैं, बारिश की वजह से आ जाते हैं। तो खुश्की है, जैसे कि टेम्परेचर चेंज होता है, तो उसके हिसाब से डैंड्रफ आते जाते हैं। उसके लिए डैंड्रफ हटाने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है? अभी तो सारे प्रोडक्ट आते हैं कि भाई इससे डैंड्रफ जाएगा, ये एंटी डैंड्रफ है ये, बट आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा वर्क करता होगा। नहीं। आपके नज़दीक भी हेयर स्टाइलिस्ट और भी एन एक्सपीरियंस पर्सन, बंदे को क्या चीज़ चाहिए, करना चाहिए उसके लिए? सेम है, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसको डैंड्रफ का, एंड होम केयर के लिए शैम्पू कंडीशनर, पर्टिकुलरली वही ब्रांड का अच्छा, इसका ट्रीटमेंट आता है अलग आता है। प्रॉपर, और उसका शैम्पू कंडीशनर हम लोग उसकी 100% गारंटी देते हैं कि नहीं आएगा रिटर्न। अरे वाह, वाह। डैंड्रफ जिसको भगाना है वो किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? बिजनेस की मार्केटिंग भाई हर जगह। ओके, किंग सलून में लाइक, ओके, आपने जब स्टार्ट किया था अपना करियर और आज, क्या डिफरेंस लगता है? जो तुम्हारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो, उनमें जब पहले आते थे और जो अब आते हैं, इनमें क्या डिफरेंस, कुछ डिफरेंस लगता है कि नहीं? वो टाइम पे ये ज़्यादा था, अब ये ज़्यादा है? लाइक वो टाइम पे हेयर स्टाइल के ज़्यादा आते थे, अब कलर वाले ज़्यादा आते हैं? अब ऐसा है कि भाई पहले कैसा था कि बहुत सारे थोड़े से आए भाव वाले क्लाइंट थे हम लोगों के पास, बट अब 10% भी मुश्किल है, नहीं है। अब सब प्रोफेशनल क्लाइंट आते हैं हम लोग के पास, बड़े क्लाइंट्स आते हैं। दिक्कत जितने भी उम्र के दिक्कत नाम है सब अपने पास है। हाँ। और उसमें आप बिल्डर समझ लो या फिर गुंडा समझ लो। ओके, किंग सलून के फ्यूचर प्लान्स क्या है? और ब्रांचेस, जैसे मैंने पूछा था ऑलरेडी, खोलने का और कोई प्लान है? मतलब 5वीं 6वीं ब्रांचेस लोग देखने वाले हैं मुंबई में? वो जब तक नहीं होगी इंशाल्लाह, जब तक मैं वो 4 को 40 नहीं बना दूँ। वाओ, ग्रेट। और कोई अब अपने इसको किंग सलून को प्रमोट क्या कैसे करते हो? क्या कैसा, मतलब क्या चीज़ है जो प्रमोट होती है आपके? प्रमोट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे क्लाइंट इतने अच्छे हैं कि हम लोग उनका काम अच्छे से करते हैं, तो उन लोग खुद माउथ मार्केटिंग करते हैं लोगों में जाके। ग्रेट। कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए आप क्या स्पेशल चीज़ें करते हो? स्पेशल चीज़ें मीन्स, अगर क्लाइंट मेरा कोई न्यू क्लाइंट आया है या फिर उससे पहले मेरे सैलून पे आया था, अगर वो मेरे हाथ पे बैठ गया या किसी भी बंदे के हेयर पे बैठ गया है, हाथ पे बैठ गया है, तो वो पर्टिकुलर उससे पूछेगा कि सर लास्ट टाइम हेयर कट कहाँ कराया था, तो बोलेगा कि भाई मैंने यहाँ आया इस वाले हेयर, बोले कैसा रहा था हेयर कट, सही था आपका? तो उससे हम लोग बैकअप लेते रहते हैं कि यार ख़राब तो नहीं हुआ था इसका बीच में। अगर वो बता भी देता है कि भाई लास्ट टाइम उससे किया था मैंने सही, बोले नहीं आप टेंशन मत लो, आपको अच्छा मिलेगा। तो वो एक्सपीरियंस चलता रहता है हम लोगों का। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या था पहले? बैकग्राउंड में आप जाओगे तो मतलब ऐसा है कि मैंने 12th किया, 12th के बाद मेरे को डॉक्टर बनना था भाई, मगर नहीं हो पाया फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। और फिर मैंने डांसिंग सीखी 2012 में, 12 से 13 तक मैंने 14 तक डांस किया। उसके बाद डांस इंडिया डांस में जाना था भाई, उसका जोश चढ़ा। डॉक्टर नहीं तो डांस इंडिया डांस तो करूँगा। फिर मैंने वहाँ पे मेरे सर थे, बजाज सर, तो उन्होंने मेरे को बोला भाई वहाँ पे तो बहुत पेमेंट वगैरह देना पड़ता है कि भाई 12 लाख रुपये। मैं तो गया था ना ऑलरेडी, मेरे सर गए थे वो DID में, तो उन्होंने बोला भाई 12 लाख रुपये देना पड़ेगा। डॉक्टर इसलिए नहीं बन रहा है, 12 लाख रुपये कहाँ से दूंगा? तो फिर वो फील्ड मैंने छोड़ दी, वहीं से ही तलाक दे दी डांस को। कभी से छोड़ा अपना डांस को? सॉरी, कभी छोड़ा अपना डांस को? 2014-15 में मैंने डांस छोड़ दिया था। उसके बाद फिर? उसके बाद बस फिर मैं यहाँ पे आया बॉम्बे, मैंने जॉब किया भाई टाटा स्काई में, डिश लगाई है मैंने। हाँ। डिश लगाई है मैंने। फिर उसके अलावा मैंने मॉल में जॉब किया है, पेंटालूम्स में। अच्छा।
बहुत स्ट्रगल किया है। उसके बाद जब मेरे को ऐसा लगा कि भाई मेरे को जॉब नहीं पसंद है, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे जाना, फिर लास्ट ट्रेन 1 बजे की थी तो ट्रेन छूट जाती थी और मतलब माहिम तक मिलती थी मेरे को, मैं लोअर बर्थ में जॉब करता था, माहिम तक आ गया, माहिम से फिर मैं लास्ट ट्रेन 1 बजे की थी, अगर वो छूट गई तो फिर वहाँ से किंग सर्कल तक पैदल। अरे बाप रे। इतने पैसे ही नहीं थे भाई, क्योंकि जॉब भी कर रहा था मैं, स्ट्रगल टाइम था। और मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं किसी को शो नहीं करता कि भाई मैं ये परेशानी में हूँ, ये परेशानी में हूँ। मैं खुद अपनी सब फेस करता हूँ। अगर मैं परेशान भी हूँ तो मैं अपने अंदर ही रखूँगा, किसी को शो नहीं करूँगा कि भाई मैं इतना परेशान हूँ। सामने वाला मेरे साथ खड़ा भी रहेगा तो बोलेगा नहीं भाई ये परेशान है, भाई ये तो इन्जॉय काट रहा है। ऐसा है मेरा माइंड। वेरी नाइस। आपके हिसाब से एक अच्छे सलून की सेक्रेट क्या होती है? अच्छे सैलून की सेक्रेट एक पर्टिकुलर फेस होता है, जो उसमें फेमस बंदा हो, फेमस मीन्स उसका लुक हो, पर्सनैलिटी हो, वो एक हर एक सैलून में एक बंदा होना चाहिए। चाहे बाकी थोड़े बहुत ऊपर नीचे चल जाए, बट एक बंदा तो ज़रूरी है। जैसे मान लो आपका हेयर अनस, तो मैं वैसे ही एक बंदा अंदर पकड़ रहा हूँ कि जो एक हीरो बंदा रहे और वो पूरे सैलून को चलाए। Great. लोगों का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए आप क्या एफर्ट डालते हो कि ट्रस्ट बना रहे हैं? ट्रस्ट बनाने के लिए देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आपको काम अच्छे से करना है, तो क्लाइंट कंटिन्यू रहेगा। अगर ऊपर नीचे भी कुछ हो जाता है तो मैं उससे बात करता हूँ कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन मत लो, आप नेक्स्ट टाइम आओ। और उसको ट्रस्ट वैसे ही बिल्ड हो जाता है, क्योंकि मैं सब क्लाइंट से बात करता हूँ। मेरे आज के टाइम में क्लाइंट नहीं, सब दोस्त हैं। बॉलीवुड या इन्फ्लुएंसर का इफेक्ट आपके क्लाइंट के चॉइस से पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है। अगर बॉलीवुड में किसी ने हेयर स्टाइल किया है कुछ नया, तो आके फ़ोटो दिखाता है, भाई ये वाला। हाँ। मतलब ये रख तो लोगे, ड्रेसिंग कैसे मारोगे? ये हाँ। प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। मैं उसका हेयर स्टाइलिंग कर दूंगा, उसके बाद नीचे उसने फॉर्मल पहना है, मेंटेन ही नहीं हो पाएगा ना। है ना? हाँ, समझे नहीं आप? समझ गया मैं एकदम समझ गया। हाँ, अगर कोई मेरे पास विराट कोहली का फ़ोटो लेके आ रहा है, कि विराट कोहली सर का फ़ोटो लेके आ रहा है कि ये वाला हेयर स्टाइल कर रहा है, और उसने नीचे पहना है चड्डी बनियान, कैसे सूट करेगा? कैसे सूट करेगा? अब वो मान लो किसी बाहर कंट्री का हेयर स्टाइलिस्ट लेके आया जिसने कोरियन कपड़े पहने हैं और उसने फुल तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल रखा है, ड्रायर वायर करके, मैं उसका ड्रायर यहाँ पे कर दूंगा, प्रॉपर हेयर कट कर दूंगा, उसके बाद क्या? तो ज़्यादातर ये हो कि वो फ़ोटो ना दिखाए, हेयर स्टाइल्स को बोले कि भाई जो सूट करता है वो कर दे। सोशल मीडिया आपके बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है अपनी, और अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं अपने। ग्रेट। अभी करंट सिनेरियो में बहुत सारे हादसा हुए हमारे देश के अंदर। लाइक अगर मैं एक जनरल बात करूँ तो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, वक्फ को लेकर हुआ, एंड फिर ये पहलगाम का जो मामला था, इसको आप कैसे देखते हो? मैं इसको मतलब उस नज़र से नहीं देखता हूँ। मैं मतलब मैंने बताया ना आपको, मेरे दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो मैं शेयर नहीं करता, तो इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, तो अच्छा ही है। आप ग्रूमिंग के अलावा किसी और बिजनेस वर्टिकल में जाना चाहेंगे? उसी की तो तैयारी चालू है। ग्रेट। ओके, आपके फेवरेट ग्रूमिंग प्रोडक्ट या टूल कौन सा है? मेरी सीजर। हैं? मेरी सीजर। आपकी सीजर? Yes. ओके, मतलब मिर्ची सर। नहीं, मेरी सीजर। आज तक का सबसे रिस्की हेयर कट या एक्सपेरिमेंट कौन सा रहा आपका? रिस्की हेयर कट और एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपेरिमेंट यार, एक्सपेरिमेंट मैंने मतलब जब उतना एक्सपीरियंस नहीं था तो मैंने ग्रे हेयर कलर किया था, और बहुत गंदा एक्सपीरियंस था मेरा। मैं बताऊंगा ही नहीं। बट अब भाई अच्छा, अब तो ऐसा है कि ये हो जाता है। हाँ, वो बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, वो सोचता हूँ तो हंसी आती है मेरे को, भाई क्या किया था तूने? हाँ, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। खुद के लिए किया था किसी और के लिए? किसी और के लिए किया था भाई। बाद में वो देख के तो छिड़ गया रहेगा, ये क्या बना दिया करके। नहीं, मैंने बोला ना ट्रस्ट बहुत बिल्ड था, तो नहीं करते मेरे क्लाइंट। अच्छा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपके हेयर स्टाइल को टकला कर दिया आपके किसी बंदे ने? ऐसा कुछ क्या किया? मतलब उसको करना कुछ और था, गलती से टकला कर दिया? नहीं, ऐसे आते हैं क्लाइंट छिड़ वाले जिसने कुछ हेयर कट कराना था,
और किसी हेयर स्टाइल ने उसका ऊपर नीचे कर दिया, बोला भाई टकला कर, अब भी टकला कर। फिर उसको मेंटेन कर लेता, टकला तो नहीं करने दिया मैंने, भाई टेंशन मत ले मैं ठीक करूँगा। अच्छा, एक मिथ है या फैक्ट है ये भी नहीं पता मुझे, लोग बोलते हैं एक बार टकला होने के बाल अच्छे आते हैं। नहीं कुछ नहीं है ऐसा। न्यू हाँ। ग्रोथ जो तुम्हारे आएंगे वो तो आएंगे ही भाई, आप ऊपर बाल जला दो चाहे या फिर कलर कर दो, नीचे से ब्लैक ही आने हैं। आप अच्छा। सोचोगे वाइट बाल है, अगर मैं टकला कर दूंगा वापस ब्लैक आएंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, नीचे से वाइट ही आने हैं न्यू ग्रोथ में आपके। टकला करने से कोई खास बेनिफिट नहीं कुछ होता है? नहीं कुछ नहीं, बस ये होगा कि आपके वो बोलते हैं ना हेयर फॉल हो रहा है इसलिए मैं टकला हो गया, तो आप नॉर्मल भी अगर छोटे हेयर डालोगे तो हेयर फॉल ऑटोमेटिक रुक जाएगा आपका, क्योंकि हेयर पे अगर वेट आता है तो ही हेयर फॉल होता है। हेयर पे अगर वेट आता है तो हेयर फॉल यस, होता है। अगर हेयर बड़े हो गए बहुत ज़्यादा तो उस पर वेट आने लग गया तो वो धीरे धीरे टूटता है। और आजकल ये हेयर फॉल की शिकायत यंग जनरेशन में बहुत दिख रही है मुझे भी। हाँ हेयर फॉल वही जेनेटिक, कुछ लोगों का जेनेटिक होता है और कुछ का ऐसा होता है कि वो स्ट्रेस और कुछ नहीं है ना? बस। मैंने बोला आपको पैसे के पीछे पागल है सब, स्ट्रेस ले रखा है सबने, भाई ज़िंदगी जो है यार, छोड़ो बाल की टेंशन। आप लोग ये ब्राइड रूम भी रेडी करते हो? ब्राइड रूम बिल्कुल। है ना? सबसे महंगा कौन था आज तक याद है कि यार ये बंदे ने इतने में वो किया था? है एक अंधेरी का शूट था मेरा, वो सबसे महंगा था, पैसे नहीं बताऊंगा मगर। ओके। आपको ऐसा है कि लाइक कोई सरगे पे गई थी कि बाल ही नहीं है और वो बहुत अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट हो? हाँ है, नाम नहीं पता उसका भी। क्यों नाम? प्रमोट करूँ मैं? ठीक है चलो कोई मसला नहीं। आलिम हकीम सर है और बहुत महंगे हेयर आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट ही है खुद आज के टाइम में, बट ठीक है। बट उनका भी एक है, मतलब उनके सर पे बाल नहीं, बट वो बाल बहुत अच्छे बनाते हैं। ये अपने आप में एक नहीं, आर्ट है। ये ठीक है, आप उसमें कुछ भी लो, बट मेरे बोलना इसमें ये है कि वो बाप दादा ही मिली है तो एंजॉय कर रहे हैं। बाप दादा से मिली है। हाँ भाई, आलिम हकीम हकीम उनके डैडी थे, हाँ, बट डैडी ने उनका पूरा dad तो- सेलिब्रिटियों का काम किया है, और आलिम ने जितनी भी पढ़ाई की है सब उसके साथ में की है, सेलिब्रिटियों के साथ में, सब दोस्त है उसके, तो अब कुछ करे या नहीं करे उसको तो जाना ही है उसके पास में, उतनी फ्रेंडशिप बन चुकी है, स्कूल पढ़ा है भाई, स्कूल फ्रेंड है सबके। अच्छा। तो उसमें इसमें ऐसा है नहीं कि मान लो मैं किसी सेलिब्रिटी स्कूल वालों के साथ पढ़ता, सब मेरे दोस्त होते, अगर मैं हेयर आर्टिस्ट बन जाता तो वो कहाँ जाते हैं? ओके। अब चाहे 10 जन अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट है, मगर वो मेरा दोस्त है ना। गॉट इट। ओके। और अभी जो मामला चल रहा है, जो जावेद हबीब सर का जो चल रहा है, वो कैसे हेयर स्टाइलिस्ट है? ठीक है, मेरे को ठीक है, ओके लगते हैं, इतना मेरे को लगा नहीं कि हाँ बहुत अच्छे हेयर ड्रेसर है, ओके बढ़िया है, नाम है, सेलिब्रिटी बन चुके मीन्स बताया मैंने आपको, फ्रेंड प्लानिंग प्लॉटिंग से हुआ है सब कुछ। आप ऑन कैमरा बोल रहे हो? अरे कोई नहीं, मैं तो गलत बोल रहा ही नहीं हूँ, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, बोलने वाली बात ही नहीं है। कुछ Great. नाम होता है कि नाम बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है भाई, मगर इनको सिर्फ बना बनाया मिला है और मज़े ले रहे हैं उस चीज़ के। क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, आलिम हकीम सर आज तक कोई भी कंपटीशन में क्यों नहीं आए? आज तक एक भी कंपटीशन में नहीं आए, जिसमें आए हैं उसमें सेलिब्रिटी बन के आए। अच्छा। सेलिब्रिटी बन जज बन के आ गए, लॉरियल का एक शो हुआ था उसमें जज बन के आए थे। एक बार पार्टिसिपेट करो, टैलेंट दिखाओ अपना। अच्छा, आप ऑन कैमरा बोल रहे हो? बोलने वाली बात ही नहीं है भाई, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ भाई मैंने एक्सपीरियंस लिया है कंपटीशन का, मैंने कंपटीशन का एक्सपीरियंस लिया है। मैं बहुत अपने आप को तोड़ू हेयर स्टाइलिस्ट समझता था कि भाई मैं बहुत तोड़ू हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, और मैं जब कंपटीशन में खड़ा हुआ ना भाई, 1 घंटे में मेरे पूरा तोड़ूपना निकल गया। अच्छा। क्योंकि जब मैं हेयर कट कर रहा था, जब पीछे घूम के देखा तो ड्राइंग चालू थी, ड्राइंग कलर की ड्राइंग चालू है, मैं हेयर कट ही कर रहा था कंपटीशन में। ओके। तो मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट था भाई, मैं तो फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मगर वहाँ जाके हो गया पिच खलास। तो मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, मेरे को ऐसा लगता है एक बार कंपटीशन में तो आना चाहिए बड़े बड़े हेयर स्टाइलिस्ट के साथ में। हाँ। हाँ मज़ा आएगा देखने भाई, मैं तो ज़रूर देखूंगा शो फिर। कितने कंपटीशन ऐसा किया आपने? मैंने 2 कंपटीशन कर चुका ऑलरेडी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। बॉम्बे में ही? बॉम्बे में कोई जीते? मैं सेमीफाइनलिस्ट था स्टिक्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में। सेमीफाइनलिस्ट तक आए थे? सेमीफाइनलिस्ट था मैं। वाह। और कोई एक्सपीरियंस आपका सैलून के बारे में? सैलून के रिलेटेड बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसे एक पर्टिकुलर नहीं बता सकता मैं आपको क्या होता है। आपको अगर सैलून वालों का जो हेयर स्टाइलिस्ट का जो मेन अब एग्जाम्पल,
आज एक बच्चा पढ़ लिख के 12-15 पढ़ लिया उसने, ठीक है ना, उसको एक जगह सलून के लिए हेयर स्टाइलिस्ट क्लासेस वगैरह होगी कुछ तो भी, राइट ना, उनको अगर वहाँ पे डाइवर्ट किया, उसके बाद उनको बेहतर ये है कि बाहर जाके अर्न कर सकते वो, या इंडिया में करना चाहिए किस चीज़ के लिए? ये हेयर स्टाइलिस्ट के लिए? नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी स्टडी है, आप यहीं पे स्टडी करो, क्यों बाहर जाने की पड़ी आपको? यहीं पे स्टडी करो, यहीं पे वर्क करो। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुना इंडिया के बाहर इसका स्कोप बहुत है, बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है ये। आपको वहाँ से थ्योरी मिल जाएगी, एक्सपीरियंस तब भी तुमको यहीं करना है। अच्छा, ओके, ग्रेट। अगर अगर कोई सेलिब्रिटी किंग सैलून आए, कोई भी सेलिब्रिटी, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? मीन्स जैसे किंग सैलून में कोई सेलिब्रिटी आए, हाँ, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? सजेस्ट मीन्स उनके लिए आप हेयर स्टाइल सजेस्ट करोगे या चेहरे पे क्रीम वगैरह जो है नहीं, मैं स्पेशली हेयर स्टाइलिश तो हेयर कट ही सजेस्ट करूँगा। ओके, अभी हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे फैक्ट, मिथ एंड फैक्ट, जो कॉमन मिथ है और एक फैक्ट है अबाउट हेयर स्टाइलिस्ट, उसके रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो सबसे पहला मिथ या फैक्ट ये आप मुझे बता देंगे। फिलहाल तो मैं मिथ ही बताऊंगा कि सिर्फ हेयर कट देना ही हेयर स्टाइलिस्ट का काम होता है। ये मिथ है या फैक्ट है? सॉरी, हेयर कट सिर्फ हेयर कट देना ही हेयर स्टाइलिस्ट का काम होता है। हाँ, फैक्ट है, ग्रेट। महंगा हेयर कट का मतलब हमेशा बेटर हेयर कट होता है? नो, मिथ। क्यों ऐसा? महंगा हेयर कट जरूरी नहीं है, आपको वही बात आ जाएगी भाई 1 लाख रुपए का हेयर कट होता है। अच्छा, तो सस्ते में भी आदमी अच्छा हेयर कट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किंग सैलून सस्ता है महंगा है? मिड है, ना सस्ता है ना महंगा है। हेयर स्टाइलिस्ट बनने के लिए फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, सही बात है? नहीं, एजुकेशन ज़रूरी है उसके लिए आपको। ओके, एजुकेशन बेसिक तो होना चाहिए, राइट? बिल्कुल, वरना बच्चे जिनको हेयर स्टाइल पढ़ा लिखा भी बन कर नहीं, कुछ नहीं कर सकते फिर वो। ओके, हेयर कट लेने के बाद बाल और तेज ग्रो होते हैं। हेयर कट करने के बाद बाल और हेयर फास्ट ग्रो होते हैं। हाँ, क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि हेयर वेट हो जाता है तो हेयर बढ़ जाते हैं, मतलब फैक्ट है या मिथ है? फैक्ट है कि हेयर कट करने के बाद जल्दी ग्रोथ होते हैं। परफेक्ट, ओके। अच्छा, बाल रोज शैम्पू करना चाहिए, सही बात है? नहीं, बाल रोज शैम्पू नहीं करने? नहीं, ये मिथ है फैक्ट है? ये मिथ हो गया ना। ओके, हीट टूल्स जो होता है, हीट टूल्स स्टाइलिंग सेफ होती है अगर आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज करो तो? मिथ या फैक्ट? मिथ है, पक्का मिथ है। हीट टूल से स्टाइलिंग समझ गया सेफ मैं। होती है अगर आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज करो तो? मिथ है, कहीं ना कहीं होता है डैमेज। अच्छा, हीट टूल से बाल डैमेज होते हैं? ड्राई होते हैं। मतलब मैंने सुना उसकी जो नसें जो जड़ें होती है वो नहीं, कमजोर होती है, उससे नहीं होता। बाल गर्म होते तो? आप कोई भी चीज़ को अगर बार बार हीट यूज़ करोगे, मान लो कपड़े पे तो आयनिंग कर रहे हो बार बार डेली आयनिंग करके उसको पहन रहे हो, तो जाहिर सी बात है कपड़े का कलर चले जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ओके, सिर्फ वुमन के लिए ही हेयर स्टाइलिंग इम्पोर्टेंट है? नहीं, दोनों को इम्पोर्टेंट है। ग्रेट। एक ही हेयर कट हर किसी पे सूट करता है? बिल्कुल नहीं, मिथ है? मिथ है। मैं मिथ बोलूँगा, आप बताओ फैक्ट है, ठीक है? तो ये चैप्टर हम लोग यहाँ पे रुका देते हैं। शामा पे कैसा है ना, जब मैं आपके पॉडकास्ट बनाना था तो मैं बहुत सारा थोड़ा होमवर्क करके आता हूँ, जिसके मैसेजेस मेरे पास लोगों के आते हैं, जिसमें से कुछ मैसेजेस ऐसे हैं लाइक, और हाँ, मैंने जैसा बताया कि जब आपको देने लगे तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। आजकल कौन सा सेलिब्रिटी हेयर कट सबसे ज़्यादा डिमांड में है? मतलब सेलिब्रिटी या हेयर कट कौन सा डिमांड में? सेलिब्रिटी का कोई हेयर कट। फॉर एग्जाम्पल आजकल सलमान खान तेरे नाम पे अपनों के टाइम पे निकला था, सब राधे बन के घूम रहे थे, तो वैसा कोई है? आज के टाइम में सबके सब मुलेट कर रहे हैं या फिर बड़े हेयर, लॉन्ग हेयर। मुलेट मीन्स साइड में ट्रेपर हेयर कट लेते हैं, ओके। और ज़्यादातर बड़े लॉन्ग हेयर रख रहे हैं सब सेलिब्रिटी, तो सबको आज के टाइम में लॉन्ग हेयर ही चाहिए। अच्छा, ग्रेट। आपके हिसाब से एक टाइमलेस हेयर स्टाइल कौन सा है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता? वन साइड सबको पता है। One वन side साइड मतलब? हेयर कट मीन्स फॉर्मल हेयर कट होता है, सब वन साइड करके रखते हैं, मांग रखते हैं साइड में, तो ये कभी मतलब कोई एग्जांपल है उसका? जैसे कि आपका हेयर स्टाइल।
अब थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है यही सुनना चाहता था। ये थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है अभी फिलहाल तो, क्योंकि हमारे सैलून में हुआ है ना। अगर ये दूसरे सैलून में होता तो वन साइड में ही नॉर्मल होता है, अब थोड़ा सा अपग्रेडेड है। ग्रेट है, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, लेयर कट, फेड, टैपर या अंडर कट, ये सब टर्म्स कॉमनली यूज होते हैं, लेकिन लोग कंफ्यूज रहते हैं। आप इनको कैसे एक्सप्लेन करोगे? लेयर कट, फेड, टेपर, अंडर कट, कैसे एक्सप्लेन करोगे? एक्सप्लेन करने में ऐसा नहीं है, मतलब उसको अगर सजेस्ट करना है तो उसके कपड़े से पहली बात तो मालूम पड़ जाता है वो किस टाइप का बंदा है। बात करने से मालूम पड़ जाता है कि ये कैजुअल वाला है, क्लबिंग वाला है और या ऑफिस वाला है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं। ओके, आप किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हो? क्लाइंट के फेस शेप, लाइफ स्टाइल या उनका पर्सनल प्रेफरेंस? लाइफ स्टाइल को। ग्रेट। हेयर टेक्सचर के हिसाब से कौन सा स्टाइल अवॉइड करना चाहिए? अगर किसी के फाइन हेयर है तो वो खड़े हेयर ना रखे तो अच्छा है। मतलब फाइन हेयर है तो उसको अगर स्पाइक हेयर कर रखना है तो अवॉइड करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी हेयर स्टाइलिंग करने में। ओके, क्या इंडियन क्लाइंट इंटरनेशनल हेयर स्टाइल को ट्रेंड को अडॉप्ट करते हैं? बिल्कुल, अभी जो टेपर हेयर कट चल रहा है, मतलब मुलेट हेयर कट चल रहा है, वो आज से कम भी नहीं तो 4-5 साल पहले बहुत चला था, मतलब फॉरनर्स में। अब जाके वो यहाँ पे एक्सेप्ट किया है कि भाई यही वाला हेयर कट चाहिए, मुलेट। मुलेट। ग्रेट। ओके, कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा लो मेंटेनेंस होते हैं बिजी क्लाइंट्स के लिए? वही वन साइड सबसे इजी है, पानी मारो वन साइड, कंगा घुमाओ और खलास। आपका बिजी शेड्यूल है, आप क्या करते हैं? ओके, आपके पास जब कोई, एक भाई ने पूछा कि अगर शाबान भाई के पास जब कोई कंफ्यूज क्लाइंट आता है तो उन्हें हेयर स्टाइल रिकमेंड करने का प्रोसेस क्या होता है? आप कैसा करते हो? पहली बात तो ये है कि उसको मैं पहले नॉर्मली जैसे सब हेयर स्टाइलिस्ट पूछते हैं, वो पहले उससे बातचीत करते हैं क्लाइंट से कि आपको हेयर लुक कैसा चाहिए, आप रखोगे कैसा, खड़े रखोगे या साइड में रखोगे, उसके हिसाब से उसको सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या सूट करेगा। अच्छा, ओके, ग्रेट। आप कैसे डिसाइड करते हो कि किसी क्लाइंट पर ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा? उसके फेस कट से मालूम पड़ जाएगा। तुम मान लो अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा ब्रेकर आने वाला है, कितनी स्लो करनी है गाड़ी। ओके, तो नॉर्मली चीज़ है कि अगर मैं उसका फेस देख लेता हूँ तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि किस हिसाब से ये हेयर सेट होगा इसके ऊपर। अच्छा, कोई एक ने ऐसा पूछा था कि खाने पीने से भी हेयर स्टाइल में फ़र्क पड़ता है, मतलब बालों में फ़र्क पड़ता है? कोई ऐसी हाँ चीज़? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सी चीज़ खाना चाहिए जिससे बाल मजबूत रहे? फिलहाल तो फिश ऑयल खाओ। फिश ऑयल? फिश ऑयल की टैबलेट्स आती है, वो हेयर के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, यस। वाओ, ओके। क्या आप रिकमेंड करते हो, इतने भाई ने पूछे कि ये एक लेडीज़ का सवाल था, क्या शाबान भाई रिकमेंड करते हैं कि लोग घर पे ही स्टाइलिंग करें या प्रोफेशनल टच जरूरी होती है? ज़रूरी है, प्रोफेशनल टच ज़रूरी है आपको, क्योंकि घर पे आप नहीं कर पाओगे कंफर्टेबली। ओके, शाबान भाई के, एक ने पूछा है कि शाबान भाई के ऐसे टॉप तीन हेयर केयर टिप्स क्या है जो हर क्लाइंट को फॉलो करना चाहिए? सॉरी, टॉप तीन हेयर केयर टिप्स, हेयर केयर टिप्स। सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप हेयर वॉश एंड कंडीशनिंग ज़रूर करो हफ्ते में 3 दिन। हफ्ते में 3 दिन कंडीशनिंग एंड हेयर वॉश? हेयर वॉश आप रेगुलर नहीं कर सकते हो, बट 3 दिन तो करना है, और बीच बीच में आप नॉर्मल वॉश कर सकते हो, तो हेयर ग्रो अच्छा रहेगा और हेयर का टेक्सचर सही रहेगा, ड्राई नहीं होगा कुछ भी। अच्छा, ओके, 3 टिप्स हो गई। अभी ये बालों में क्या प्रोटीन वगैरह कराते हैं? प्रोटीन होता है ना आई थिंक बालों में। हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, पहले तो इतना नहीं होता था। बिल्कुल। क्यों ऐसा? पहले कैसा हमारे हेयर ड्रायर नहीं होती, क्योंकि हम लोग हेयर स्टाइल नहीं करते थे और ड्रायर यूज़ नहीं करते थे, और ऐसा है कि हेयर स्टाइलिंग नहीं करते थे। आज के टाइम में कंपलसरी सब हेयर स्टाइलिंग करते हैं, हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं, उसके लिए ड्राई हो जाते हैं। ट्रैवलिंग इतना नहीं करते थे पहले के लोग, आज के टाइम में सब ट्रैवलिंग करते हैं, और उसकी वजह से हेयर ड्राई हो जाते हैं, तो प्रोटीन ज़रूरी है आपके हेयर को। प्रोटीन, अभी वो एक चीज़ें, मतलब आपको लगा अपग्रेडेड होते गई ये चीज़ों को लेकर? एग्जाम्पल, पहले लोग स्ट्रेट करते थे, बाद में फिर अभी ये प्रोटीन आया, अभी और भी कुछ एक नया आया है, क्या था वो? हाँ, नैनोप्लास्टिया। नैनोप्लास्ट। ये ट्रेंड जैसा जैसा आगे बढ़ता है वैसे वैसे नहीं, बढ़ता है? ऐसा नहीं है, सबके मतलब रिक्वायरमेंट पे वो चीज़ें बनाई जा रही है। मान लो अगर किसी के कलर हेयर है और उसको स्ट्रेट लुक चाहिए, तो उसको नैनो करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेटनिंग से बाल खराब हो जाएंगे। ओके, पहले लोग बाग क्या करते थे, कलर कर ली तो स्ट्रेटनिंग नहीं कर पाते थे, ठीक है, टेम्पररी नॉर्मल आइनिंग की और कलर।
अच्छा। तो उसके लिए ही, क्लाइंट के लिए ही ये बने हैं। अगर और कोई प्रॉब्लम आएगी इंडस्ट्री में, मे बी आगे जाके अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए भी प्रोसेस बनेगा, वापस से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा। तो ऐसे ऐसे जैसे क्लाइंट की डील्स आती है उसके हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं। ओके। बीच में एक और भी ना जो बाल स्ट्रेट करते थे, क्या नाम उसका, वो क्या बोलते हैं उसको? अब बोटॉक्स मीन्स, बोटॉक्स। हाँ वही सेम प्रोसेस है कि अगर लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, मान लो पहले फॉर्मल शर्ट पहनते थे, अब उसमें भी थोड़े टेक्सचर्स आ गए हैं, फिर उसके अलावा हुडी आ गई, टी शर्ट आ गई, तो लोगों की रिक्वायरमेंट्स है। ये सब चीज़ें करने से बाल में इम्पैक्ट नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती, मतलब जल्दी जल्दी झड़ने वाली डाई नहीं आती? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, न्यू ग्रोथ आपकी वैसी आएगी जैसे आपकी आ रही है। अच्छा, ये आप पैच वर्क करते हो? पैच वर्क मैं नहीं करता हूँ, बट क्योंकि वो मेरे को ऐसा लगता है इंसान की गुस्ल नहीं होती, वजू नहीं होती, तो मैं अवॉइड करता हूँ उसको। अच्छा। अच्छा था। ओके। और ये अब बताए ना, बहुत सारे ट्रेंड निकला है हेयर स्टाइलिस्ट के बारे में, तो आप कुछ बताइए ना आपके बारे में कि क्या है, मतलब कैसा करना चाहिए हेयर स्टाइल मेंटेन करने के लिए? बालों को जैसे आपने फिश ऑयल बताया, फिश ऑयल की टैबलेट खाना चाहिए जिससे बाल मजबूत होते हैं, यस। एंड बुटॉक्स वगैरह और जो प्रोटीन है जिस लेंगे तो बेटर है, तो ये क्या टाइम पीरियड में लेना चाहिए? थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन बताइए ना। ऐसा है कि देखो रेगुलर सबको हेयर सेट चाहिए, अपने हेयर अच्छी चाहिए, जिसको अपनी केयर है, पहली चीज़ तो ये। जिसको केयर ही नहीं है उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई क्या होता है केराटिन या क्या होता है बोटॉक्स। कैरेटिन, राइट? हाँ प्रोटीन बोल केराटिन रहा हूँ। है, बोटॉक्स है, नैनोप्लास्ट है। जिसको हेयर स्टाइल से कोई लेना देना ही नहीं है तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं है उससे। और जिसको अपनी पर्सनैलिटी से लेना देना है कि भाई मेरे कपड़े ही अच्छे लगेंगे, मेरा हेयर ही अच्छा लगेगा, तो वो ज़रूरी उस पर ध्यान देता है। तो उसके हिसाब से ऐसा टाइमिंग होता है सब प्रोडक्ट का, उसके हिसाब से सब मेंटेन करता है। ओके, कि मैं भी थोड़ा सा केयरलेस था हेयर को लेके, इतना ध्यान नहीं दिया करता था। ठीक है, जैसा भी है, हाथ मारो और बैठ गया। लेकिन अभी जब लोगों देखते हो अच्छा कैरेटिन कर रहा है, वो बोटॉक्स कर रहा है, वो नैनोप्लास्टिक कर रहा है, तो उस तक मैं भी कुछ करा लूँ। हाँ बिल्कुल, कराना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए। ठीक है, मैं भी अपने हेयर से पूछ लूँगा अभी। एनीवेज, और आप जो अगर कोई नया सैलून ओपन करना चाहते हो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नया सैलून ओपन करने से पहले सबसे पहला ये है कि आप स्टाफ अच्छा चुनो। जैसे मैंने बोला कि मेरे को एक हीरो लुक बंदा चाहिए, जिसका लुक भी अच्छा हो, काम भी अच्छा हो, तो पहले वो ढूंढो, उसके बाद सैलून ओपन करो। सैलून ओपन करने के लिए पहली शर्त तो यही है। तो इसमें लोकेशन मैटर करता है? लोकेशन तो बिल्कुल मैटर करता है भाई, लोकेशन से तो सब कुछ है। ओके, लोकेशन के बाद सेकेंडली क्या? जैसे एग्जाम्पल मुझे सैलून खोलना है तो पहले तो मुझे लोकेशन अच्छा लगेगा, सेकंड क्या लगना चाहिए? लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, और सेकंड आप पार्किंग ढूंढ सकते हो, क्योंकि पार्किंग अगर नहीं होगी तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते हो। अच्छा, पार्किंग भी होना क्योंकि चाहिए। क्लाइंट कोई भी हो, चाहे बाइक वाला हो या कार वाला हो, उसको उसकी गाड़ी उसकी शॉप के सामने चाहिए। परफेक्ट है, वरना म्यूनसिपालिटी उठा के लेके जाएगी, हाँ बिल्कुल। फाइन मार देगी। हाँ, तो पहली चीज़ तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी अच्छा। चीज़ ओके, और सैलून खोलने के लिए थर्ड बस उसको हाइजीनिक रखना चाहिए सैलून। फोर्थ तो उसके यहाँ अपना discipline यूनिफॉर्म होना चाहिए hygienic? सैलून में। बिल्कुल सैलून हाइजीनिक है अपना। अच्छा, सैलून वालों के लिए यूनिफॉर्म कंपलसरी है? यूनिफॉर्म आपको प्रोफेशनली दिखाती है, शो करती है कि आप हेयर ड्रेसर हो। अगर आप नॉर्मली कोई सा भी कपड़े पहनोगे तो आप क्लाइंट को अंदर घुसेगा तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन हेयर स्टाइल है और कौन कस्टमर है। तो ज़रूरी है जितना हो सके तो यूनिफॉर्म पहनो, अक्सर ये सैलून वाले के यूनिफॉर्म ब्लैक ही क्यों होता है? क्योंकि उसमें बाल नहीं दिखते हैं। एक बार मैं ब्लैक पहन के चला गया था और सब सैलून वाले भी वही थे, तो मैं कंफ्यूज हो गया मैं कौन हूँ। नहीं, वो एक्चुअली ब्लैक इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हेयर अगर गिरते हैं तो उसको बाल पे नहीं दिखते। अगर उस पर वाइट पे अगर वो काम करेगा, वाइट पे अगर बाल चिपक जाएंगे तो कैसे लगेंगे, गंदा लगेगा ना। ब्लैक होते हैं ना? यस, ज़्यादातर इसलिए ब्लैक होता है। ओके, आपको क्या लगता है, आपने इतने सारे सैलून ओपन किए, आप मुंब्रा में सोच रहे यूनिसेक्स सैलून करने चालू करने का? है ऑलरेडी यूनिसेक्स सैलून अपने। यूनिसेक्स ही रहते हैं? हाँ यूनिसेक्स ही है, चलता है मुंब्रा में? बिल्कुल चलता है। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होगा ना? नहीं, अभी जो मैंने न्यू वाला ओपन किया है वो बिल्कुल मिक्स ही है और बहुत अच्छा चल रहा है। आप मतलब एक प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर है जो हेयर कट करते हैं, लेडीज़ के भी जेंट्स के भी? हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि लेडीज़ भी है जो जेंट्स के बाल काटेंगी, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा मुमरा में। दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क यू, पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा मुमरा में। बाहर होता है बट मुमरा में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बंदे को हेयर कट करनी तो बहुत बड़ी बात है।
बंदी को क्या करने देंगे। और क्या क्या डिफिकल्टीज आपने अपनी लाइफ में फेस की हैं एंड फिर उसे कैसा ओवरकम किए, जैसे आपने बताया कि आप शेयर नहीं करते हो, ठीक है, बट ऐसी होता है कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैं शॉर्टकट लोगों के लिए हेल्प हो जाए कि भाई ये चीज़ नहीं करना, ये चीज़ करना है, इससे बेनिफिट होता है, वैसा कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे? मेरे को लगता है ऐसा कि अगर आप किसी फील्ड में हो, मीन्स जैसे कि मैंने बताया था आपको टाटा स्काई में था, मैं बहुत मेहनत करता था, मीन्स कि भाई मैंने मेरी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने कभी ना अपने अपनों का साथ नहीं पाया। अपनों का मीन्स कि जो आपके कज़िन होते हैं, रिलेशन वाले होते हैं, क्योंकि भाई मैंने बहुत सारी डिफ़िकल्टी देखी है खाने की, पीने की, रहने की। जैसे कि मान लो मैं टाटा स्काई में जॉब करता था, तो मैं सुबह निकलता था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि ठीक है जो हुआ मेरे को याद है, मैं फिर भी बता रहा हूँ कि भाई मैं पहले ना चाय बहुत पीता था, ओके। मतलब 2-2 प्याले चाय पीता था भाई मैं। अच्छा। तो वो चाय को लेके बहुत सारी चीज़ें हुई, मीन्स मैं अगर चाय पीता तो फ़ोन पे मेरे सामने बोला जा रहा है कि भाई ये तो 2-2 प्याले चाय पीता है। भाई मैंने घर पे चाय या पीना बाहर? छोड़ दी, वो जो भी है बहरहाल, मैं अच्छा। उस तक पहुंच जाएगी ये बात। अच्छा। जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो अगर उसने मेरे सामने मतलब फ़ोन पे बोला जा रहा है मेरे घर वालों को कि यार ये तो 3-3 प्याले चाय पीता है, खाली पेट खा के खाता है, तो भाई वो दिन और आज का दिन मैंने चाय पीना छोड़ दी, मैंने छोड़ दी वो चाय हुई। अच्छा ना, कलर काला नहीं हो, चाय में मुझे काले हो गए। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है जैसा भी है। और उसके अलावा भाई मैं टाटा स्काई में सब जितने भी लोग थे, स्टाफ थे, तो सब आपने देखा होगा ना, जितने भी टाटा स्काई में होते सब बाइक से सर्विस करते हैं। तो मैं 18 साल का था और मैंने मेरे घर वालों को बोला कि भाई लाइसेंस बना के दो, लाइसेंस बना के दो, कंपनी बाइक दे देगी मेरे को। भाई मैंने ना 4-4 किलोमीटर पैदल चलते चलते नीचे लगाई है लोगों के घर पे। मीन्स यार भाई मैंने ऐसे दिन देखे भाई यार। मैं बोल रहा था भाई, फिर मैं टाटा स्काई में जब जॉब कर रहा था तो क्या हुआ, मेरे पास मेरी बंदी भी थी, मतलब मेरे रिलेशन था बचपन से, बचपन में हम लोग खेलते कूदते थे साथ में। मैंने उसको कभी शेयर नहीं किया, मतलब मैंने उसको इसलिए नहीं बताया कि यार ये छोड़ के चली जाएगी यार, मतलब टाटा स्काई में जॉब कर रहा है, डिश लगा रहा है वे जो इधर उधर जा रहा है, तो मैं उसको शेयर नहीं करता था। मैं मेरी मम्मी को शेयर नहीं करता था, क्योंकि मेरी माँ तो यार ऐसी थी कि यार भाई देख ही नहीं सकती यार। तो भाई मैंने किसी को शेयर नहीं किया, मैंने एक बुक ले ली भाई वो टाइम पे। मैं मरीन ड्राइव पे बैठ जाता था और सिर्फ वो बुक में लिखता था। वो बुक है आज भी मेरे पास, उसमें लिखता रहता था भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। कोई मेरे को लाइसेंस बना के नहीं दे रहा है, क्योंकि 2007 में मेरे डैडी का इंतकाल हो गया था। तो डैडी एक्सपायर हो गए 2007 में, भाई ने हम लोगों को वहाँ भेज दिया, बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो वो सब देखा अपन ने, तो उसके हिसाब से अपन घर से बाहर निकल गए, मेहनत की, सब चीज़ें की, और दिल में सिर्फ एक चीज़ थी कि भाई कुछ बड़ा करना है, कुछ तो करना है, चाहे इसमें ही सही। मैं टाटा स्काई में डिश लगा रहा हूँ, उसमें बुक में पता क्या लिख रहा हूँ कि ये भी टैलेंट है, मैं आज नहीं कल इसका मैनेजर बन जाऊँगा। मतलब सोचो, किसी को नहीं बता रहा हूँ, अपने दिमाग में चल रहा है भाई ये स्टोर में हैंड ओवर कर लूँगा आने वाले टाइम में, भाई इतनी मेहनत करूँगा कि यार ये लोग बाग देखेंगे कि यार भाई ये स्टोर हैंडल कर लिया इसने। मैं भाई 4-4 घंटा मरीन ड्राइव पे बैठा हूँ, भूख लग रही है, सिर्फ बैठा ही हूँ, सोच रहा हूँ कहाँ ज़िंदगी चल रही है भाई। जब एक आखिरी पॉइंट आया, मतलब वो चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया मैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया ना, किसी को नहीं बताया भाई। मैंने अब्बा की कब्र पे गया मैं, भाई इतना रोया हूँ, इतनी शिकायतें की उनसे कि यार तुम क्यों गए इतनी जल्दी, कोई नहीं देख रहा अपने को, अपन परेशान है, कोई देखने आ रहा नहीं है, किससे बताए अपन। अपनी बंदी से बता दूंगा तो वो सोचेगी कि यार क्या कर रहा है ये तो मैं जो खुद के नहीं पूरे कर पा रहा है, मेरे क्या पूरे करेगा। सब अपनी इज्जत रखते हैं यार, तो अपन भी वो चीज़ संभाल रहे थे कि यार इज्जत रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। हम मम्मी को बताया इसी वजह से नहीं, कि वो तो पहली फुर्सत में बोलती तू आ जा, नहीं कर पाएगा। मैं और भाई, मैं जो पैंट पहनता था 3 इंच अंदर चली गई। सोचो तुम, 10 किलो का बैग है, मैं मुमरा स्टेशन पे उतरा, मैं भी ठीक है,
और मुमरा स्टेशन से उतर के मैं, एक पर्चा है हाथ में, एक हाथ में मोबाइल है, नोकिया का छोटा वाला, कान पे लगा है, और भाई मैं वो एड्रेस पूछता फिर रहा, भाई ये एड्रेस कहाँ पे है, तो बोल रहा भाई यहाँ से यहाँ से यहाँ से। भाई इतनी दूर है, ऑटो से जाना पड़ेगा। तो बोल रहा भाई मैं चले जाऊँगा, टेंशन नहीं है, तो मेरे को बता दे कहाँ है। मैं मान लो मुमरा से सर्विस करते करते स्टार्ट किया है, मैं पहुँच गया हूँ थाने, अंदर सर्विस करते करते। और वहाँ का मेरे को आइडिया नहीं है, वेस्टर्न लाइन में मैं जॉब करता था, तो मैं उसको वहाँ जाके बंदे, जब मेरी कॉल कंप्लीट हो गई, 5 कॉल मैंने अपनी कंप्लीट कर ली, टारगेट रहता था 5 तो करनी है, तो वहाँ जाके मैं पूछता था भाई मुमरा स्टेशन कहाँ है, तो बंदे क्या बोलते थे, भाई यहाँ पे थाने हैं, मुमरा नहीं है। तो ऐसे ऐसे दिन देखे, और आज लोगों को लगता है कि भाई ड्रेसिंग मार रहा है और भाई क्लबिंग कर रहा है, मचा रहा है। आज का दौर ही यही है कि आज सिर्फ आज देखते हैं लोग, उसके पीछे पीठ नहीं देखते कितने वार लगे उसके पीठ में। मैं जानबूझ के ओपन नहीं होना चाह रहा था भाई, बहुत बहुत प्रॉब्लम दे दी अपन ने, बहुत ज़्यादा। शादी हुई? भाई अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे, और उसी से वही है जिसको नहीं बता रहा था मैं। अभी मालूम पड़ जाएगा। उसके पास बुक है मेरी, उसको पूरी हिस्ट्री पता है मेरी, उसने सारे दिन देखे हैं मेरे। बाद में जब मैंने अपनी सक्सेस पा ली, अपनी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टेबल है, तो सब बताया मैंने, उसने मेरी बुक भी देखी है, पढ़ी भी है। भाई उसमें ये सब चीज़ें लिखी है कि यार मैं, बड़ा भाई मतलब मेरा नीचे बैठा है और मैं बैग लेके नीचे उतर रहा हूँ, मेरे पास जाने के पैसे नहीं है, ऑफिस जाने के पैसे नहीं है, और मेरे दिल में ये है कि यार मेरी बहन उसको बोल रही है कि इसको पैसे दे दे यार, वो जाएगा, उसके पास पैसे से है नहीं है, देख ले जरा। तो चेंज नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भाई उसके बाद भी बहुत प्रॉब्लम आई, मम्मी बीमार हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बाइक तक बेच दी, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया कि भाई तू 10,000 रुपये दे या तू 20,000 रुपये दे। आदत ही नहीं है भाई, मैं अपने आप को बेच दूँगा। लोग बाग बोलते हैं कि लेन देन चलता है, मगर मैं पहले अपने आप को बेच दूंगा, उसके बाद दूंगा। वो कंडीशन आए तो, बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने नवाज दिया इतना कि अब किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, वो देने वाला है। और जिस दिन परेशान होता हूँ मैं वहाँ हाथ फैला लेता हूँ और भाई वहीं से मांगता हूँ, और अल्लाह ताला रास्ता निकाल देता है मेरे। आज लोग जब 4 ब्रांच का मालिक जब देखते हो, सोचते हो, तो खुशी कैसा, मतलब कैसा लगता है? भाई खुशी तो ऐसी है कि यार लोग अब बोलते हैं जो मैंने चाहा था अपनी ज़िंदगी में, कि यार देख के बोलना चाहिए, ताने मिलने चाहिए मेरे नाम के लोगों को। तो रिश्तेदारियों में आज भी अब मेरे नाम के ताने मिलते कि भाई उसके अब्बा नहीं थे, उसकी फैमिली में ऐसा था, उसके घर पे कर्जा था, देख उसने क्या कर लिया। वो ताना बनना था, बना है, बट अभी बाकी है। और क्या पूरे जिस घर में, जिस गांव में मैं रहता था, पूरे गांव का ताना बनना है। और क्या बता रहे थे फिर अपनी लाइफ के बारे में? एक जर्नी है एक्चुअली, कैसे पता है, हर कामयाब आदमी ना कहीं वो लेवल पर जाकर ही जब वो आता है ना, तो उसको उस चीज़ का एहसास होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को वो देखोगे तो आपके दिल में आएगा कि नहीं यार जो मैं किया वो वैसा ना हो, उसको एटलीस्ट मैं थोड़ा सपोर्ट करूँ। यस, है ना, वैसी फील आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और उस वक्त ये जो आप बता रहे हो, जो आपकी भी मतलब वाइफ है, मम्मी है, उनको जब मालूम पड़ा तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा उसके बारे में? जब उसने मेरी बुक पढ़ी भाई, वो तो रो दी होगी क्योंकि उसमें बहुत डीपली चीज़ें लिखी हुई थी। तो उसमें मतलब ऐसा लिखा था कि यार मैं अपने अब्बा से बात कर रहा हूँ, मतलब वहाँ शिकायतें कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो पढ़ी तो उस टाइम उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई, क्योंकि मैंने उसके बाद में साले को रखा, अपने भांजे को रखा अपने पास में, उन लोगों को काम सिखाया, पूरा ट्रेन किया, तो उन लोगों को बताती हो कि भाई ये ऐसे नहीं बन गया, ये तुम लोगों को जो खड़ा जो मिल रही है ना बनी बनाई, जैसे बताया था तुम लोगों ने, तो उसको समझाती उन लोगों को कि यार बहुत स्ट्रगल किया है इसने, बहुत मुश्किल से आगे बढ़ा है, ये ऐसा ऐसा किया है इन्होंने, तब जाके यहाँ खड़े। वेल एक हर जैसा भी आपको देख के लग रहा था कि आपके पीछे भी इतनी बड़ी सैड स्टोरी होगी, लेकिन ये अच्छा लगता है कभी कभी कि जब कि बंदा इतना जो लेवल पर जो आप बता रहे हो अपने आप को थे कि आपके खाने के मसले मसाइल थे वो, और आज जिस शाबान भाई से मैं बात करूँ माशाल्लाह जो 4 ब्रांच के मालिक है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी एक अलग कॉन्टेस्ट लड़ने वाले, उनका इंटरनेशनल प्लान है, तो
तो ये एक जो जर्नी होती है कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए इंस्पायरिंग होती है जो रेडीमेड चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि भाई ये रेडीमेड नहीं मिला है, इसके लिए हाँ। बंदे ने जद्दोजहद किया है। ये सही बात। वेल बहुत अच्छा लगा शाबाश में आपसे बात करके। एंड जैसे हमारा एक वो रहता है कि आप प्लीज़ बता दें कि नदीम मेमन ब्लॉग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, तो नदीम भाई को जितने भी ये सारे काम कर रहे हैं रुलाने वाले तो इनको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, बेल आइकन भी बजा देना। हाँ, फिर बेल आइकन भी बजा देना। बजा देना। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, मुमरा में अगर एक चेंज लाने मिले आपको, मुमरा में एक चेंज, वो क्या होगा? उम्र में अगर मैं चेंज लाना चाहूँगा, सबसे पहले जो गंदगी है वो क्लीन करी जाए बस। गंदगी किस चीज़ की? जो कचरा है यार भाई, क्योंकि मैं दुबई सऊदी रह के आया हूँ, मतलब वहाँ पे काम किया है मैंने, तो वहाँ से यहाँ सिर्फ एक मेरे को प्रॉब्लम लगती है, जो गंदगी की है बस। वो लोग अब गाड़ियाँ उठा लेती हैं, इसलिए गाड़ियाँ की को तो उठा नहीं उठाते हैं नो डाउट, बट मेरे को ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा काम अगर होना चाहिए तो गंदगी को होना चाहिए। वही एक बीमारी की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। गंदगी करने वाले तो हम लोग ही हो गए ना, हम लोग कचरा डालना नहीं थोड़ा। मैं तो सभी को बोल रहा हूँ ना, उठाने वाले कोई नहीं बोल रहा ना। मैं बोल रहा हूँ जो फेंक भी रहा है तो वो सीधा बिल्डिंग से ऐसा नहीं फेंके कि भाई ये डायपर फेंक दिया, वो पर्टिकुलर एक डस्टबिन में रखे, डस्टबिन वाला आएगा लेके जाएगा। अब आज के टाइम में ऐसा है कि भाई वहाँ अगर उसने सिगरेट पिया है, कोल्ड ड्रिंक पिया है, गुटखा ही खा रहा है, वो जहाँ खा रहा है वहीं थूकेगा, वो कोने में भी नहीं थूकेगा जाके, ऐसे है। तो उन लोगों के लिए बस एक ही मैसेज है भाई, उम्र में नहीं पूरी इंडिया में ही, कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ये सब चीज़ों से दूर रखो, तो अच्छा है। गुटखा उटका तो बहरहाल सफाई रखो, बस यही मैसेज है सबके लिए। थैंक यू। नदीम मेमन ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नदीम भाई को सब्सक्राइब करना नहीं भूले।